ऑल राइट लर्नर्स। तो मैं एक्साइटेड हूँ इस वक्त क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो मेरे काफ़ी दिल के नज़दीक है। दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सो गाइज, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को। अब जो पेडागॉगी रहने वाली है मेरी इसमें, वो ऐसे रहने वाली है कि मैं स्टार्ट करूँगा एनसीईआरटी से, ठीक है, बाय बिपिन चंद्रा, है ना, बिपिन चंद्रा, जो ओल्ड एनसीईआरटी है आपकी। अब ओल्ड एनसीईआरटी ही क्यों? क्योंकि ये जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो इसके थीम्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो आपके जो जेके पीएससी एग्ज़ाम है ना, और फॉर दैट मैटर यूपीएससी एग्ज़ाम है ना, उनमें इन्हीं थीम्स से क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डेटा बिल्कुल वही होता है, लेकिन थीम वही होती है। और रही बात आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की या फिर जेके पीएससी के एग्ज़ाम्स की, है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री लगभग एनसीईआरटी से आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। फैक्ट्स आ सकते हैं इधर उधर से, लेकिन जो ब्रॉडर थीम है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर स्टोरी, वो सेम आपकी रहने वाली है। ऑल राइट। अब मेरी जो पेडागॉगी रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि मैं आपसे पहले स्टोरी शेयर करूँगा इसकी, है ना, हर एक चैप्टर की मैं स्टोरी पहले बताऊँगा थ्रू नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको, लेकिन आपको ये नोट्स याद नहीं करने हैं, ठीक है। आपको अब जो या समझना तो है, अंडरस्टैंड करने के लिए और समझने के लिए आप ये रखेंगे, लेकिन जो आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, बार बार पढ़ना है, वो है समरी। समरी भी मैं जैसे ही स्टोरी ख़त्म होगी, ठीक है, स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं समरी वाले नोट्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा और उसको मैं रीड आउट भी करूँगा, ठीक है। लेकिन जो समरी होगी वो लगभग 80% टू 90% वो ऑलरेडी कवर हो गई होगी नोट्स में ही, जो मैंने इन्हीं से बनाए हैं, बुक्स से बनाए हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको बस इतना याद रखना है कि लेक्चर्स में अच्छी खासी डिस्कशन होगी स्टोरी वाइज, है ना, थीम थीम के हिसाब से स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। उसके आपको फिर लास्ट में समरी नोट्स मिलेंगे, और वो भी मैं रीड आउट करूंगा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टोरी है हैंड रिटन नोट से, वही आपका 80 to 90% कवर कर देगी, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट मैं वो रीड आउट कर लूँगा आपके लिए। आई होप यू आर गेटिंग मी वट आई एम सेइंग। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट। सो लर्नर्स, ये है आपकी मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया, और पहला चैप्टर है आपका द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में। ऑलराइट। फिर हम आएंगे इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी के बारे में। उसके बाद हम आएंगे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल। उसके बाद हम आएंगे सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। और उसके बाद हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एजुकेशन कैसी थी इन लोगों की, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम राइट अवे। और मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको ये नोट्स ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, आप बस स्टोरी के हिसाब से इनको रख सकते हो, बाद में आप कंसल्ट कर सकते हो स्टोरी समझने के लिए या थीम समझने के लिए। बाकी मैं समरी में आपको दे दूँगा, उसमें लगभग हैं आई थिंक 95 to 96 पेजेस हैं उसमें, ठीक है, जो पूरी आपकी समराइज़ कर देगी मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि है ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बात करते हैं, जो डेक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर्स है ना, डेक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, ठीक है, ये हमें पढ़नी है 4 हेडिंग में। एक आ गया औरंगज़ेब का रोल क्या था, ठीक है, एक आ गया औरंगज़ेब का रोल क्या था। दूसरा हमें पढ़ना है रोल ऑफ लेटर मुगल्स। फिर हमें फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में पढ़ना है। फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर के बारे में है।
और इन सब को मिला के ये किसके अंडर आ जाता है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ उसमें सबसे पहले हमें रोल ऑफ औरंगजेब पढ़ना है, देन रोल ऑफ लेटर मुगल्स, फिर फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से क्या हुआ था, फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, अब है पहला रोल ऑफ औरंगजेब। ठीक है, आपको थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जो औरंगजेब के बारे में ये बताया गया है कि औरंगजेब एक एक्सपेंशनिस्ट था। वो चाहता था कि मेरा एम्पायर हद से ज़्यादा फैल जाए, और फैला भी। सिर्फ हिस्ट्री में जो मुग़ल एम्पायर था अपना, इतनी टेरिटरी कभी किसी किंगडम के अंदर नहीं है, ये एम्पायर के अंदर नहीं है जितना मुग़ल एम्पायर के अंडर आई। सिर्फ अशोका एम्पायर के अंडर इतनी टेरिटरी आई थी, लगभग इतनी ही। ठीक है, अशोका एम्पायर और मुग़ल, वास्ट टेरिटरी थी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, औरंगज़ेब की काफ़ी हार्मफुल पॉलिसीज़ रही थी, और इन्होंने एक सेट बैक दिया था मुग़ल एम्पायर को। ठीक है, फिर भी मतलब इतनी हार्मफुल पॉलिसीज़ होने के बाद भी औरंगज़ेब की जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अभी भी एफिशिएंट थी, काफ़ी एफिशिएंट थी। ओके, मुग़ल डायनेस्टी अभी भी जो रिस्पेक्ट है वो कमांड करती थी। ओके, मुग़ल आर्मी अभी भी स्ट्रॉन्ग थी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, 1707 में औरंगज़ेब मर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बच्चे होते हैं औरंगज़ेब के, उनमें सिविल वॉर, लड़ाई हो जाती है। ठीक है, सिविल वॉर हो जाता है। फिर 1708 में आपका बनता है बहादुर शाह वन, जिसकी एज थी 65 ईयर्स। वो बनता है नया मुग़ल रूलर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, नोट, व्हेन बहादुर शाह वन बिकेम द रूलर ही वॉज ऑलरेडी फेसिंग बिग चैलेंजेस। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं जब वो बादशाह बना उसने क्या किया। बहादुर शाह वन, अब क्या बोल रहा है ये, शाहजहां के ही टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी मुग़ल एम्पायर में, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई। तो जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस उभरी, इसकी वजह से क्या हुआ, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया बाय डिफरेंट सेक्शंस। फॉर एग्जांपल, जाट रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, सिख रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, बुंडेला रिवोल्ट, ठीक है, एटसेट्रा। ओके, अब क्या किया, अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी बहादुर शाह के टाइम पे, जो ऑलरेडी चल रही थी शाहजहां के टाइम से, जिसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी, जिसकी वजह से रिवोल्ट कर रहे थे काफ़ी अलग अलग सेक्शन, जैसे जट रिवोल्ट हो गया, सिख रिवोल्ट हो गया, बुंडेला रिवोल्ट हो गया। तो इसका उसने पहला स्टेप ये लिया कि मैं ये पॉलिटिकल क्राइसिस को किसी भी तरह ओवरकम करूं। तो उसने क्या किया, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए उसने क्या किया, इसने एक टॉलरेंट एटीट्यूड दिखाया हिंदू राजास की तरफ, जिसमें जय सिंह, अजीत सिंह आते हैं। ठीक है, ये आपके राजपूत रूलर्स थे। ठीक है, जो राजस्थान वगैरह में रहते थे। ठीक है, और अब फिर क्या किया, मराठास की तरफ इन्होंने हाफ हार्टेड कंसिलिएशन किया। ठीक है, हाफ हार्टेड कंसिलिएशन। हाफ हार्टेड कंसिलिएशन क्या हो गया, कंसिलिएशन होता है आपका क्रूड भाषा में, देसी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, कंसिलिएशन का मतलब होता है खुश कर देना किसी को, है ना, ऐसे एक्ट करना कि दूसरा बंदा खुश हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई बच्चा बुली हो रहा है क्लास में, है ना, बुली हो रहा है, तो जो दूसरा स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा वो उसकी हेल्प करे और उसको दूसरे बुली से बचाए। तो इसने इसके साथ क्या एक्ट किया, एक्ट ऑफ कंसिलिएशन। ठीक है, इसको खुश कर दिया। ठीक है, प्लीजिंग एक्ट। ओके, लेकिन हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, खुश करना तो चाहते थे मुगल एम्परर्स मराठास को, लेकिन मुगल एम्परर बाय मुगल एम्परर आई मीन बहादुर शाह वन। ओके, बहादुर शाह वन खुश तो करना चाहता था मराठास को, लेकिन पूरे दिल से नहीं। ओके, फिर आती है बात सिक्स के रिलेटेड क्या एटीट्यूड था इनका। तो इनिशियली जो पॉलिसी थी वो थी पीस की, अमन की टुवर्ड्स सिख, है ना। सिख में तब कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, ये तब प्रेजेंट थे, अलाइव थे। मगर जब क्या हुआ, जब आपके ये गुजर जाते हैं ना गुरु गोविंद सिंह, तो फिर आपका जो नेक्स्ट लीडर आता है होता है बंदा बहादुर। ठीक है, इनके साथ इनकी जमी नहीं, क्योंकि इन्होंने एक कोशिश की थी कि मैं इंडिपेंडेंट सिख स्टेट बनाऊं मुगल एम्पायर से लड़के। तो वही ये लिखा है कि बट द स्टैंड चेंजेस विद द कमिंग ऑफ बंदा बहादुर बिकॉज ही ट्राई टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सिख स्टेट। ओके, और फिर बात करते हैं
इन्होंने कोशिश की थी बहादुर शाह बनने की, पीस करें जट्स के साथ, और उनका लीडर उस वक्त कौन था, चूरामन, और बुंडेलास के साथ, बुंडेलास के लीडर कौन थे, छत्रसल। ओके, अब 6 के बारे में और पढ़ लेते हैं। 6 के बारे में नहीं, और क्या किया था इन्होंने, अब ये पढ़ते हैं। इवन आफ्टर बीइंग मोस्टली सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस विद मोस्ट ऑफ द राइवल चीफ्स, बहादुर शाह की बात हो रही है कि उन्होंने अमन तो कायम कर लिया ज़्यादातर लीडर्स के साथ, और जो राइवल चीफ थे उनके साथ भी, है ना, और सरदार, सरदार होते हैं मराठा के टर्म्स में यूज़ होता है, ठीक है। जो मराठा चीफ थे उनको सरदार भी कहते थे। फिर भी क्या हुआ, अमन कायम करने के बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो गड़बड़ाने लग गई, वो थोड़ा थोड़ा खोखली होने लग गई। किस वजह से, बिकॉज ऑफ रेकलेस ग्रांट ऑफ जागीर्स एंड प्रमोशंस। अब मैं आपको जागीर का कंसेप्ट समझा देता हूँ। जागीर का कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल जो सोल्जर्स होते थे, उनके जो हेड होते थे ना, मिलिट्री कमांडर्स वगैरह, उनको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सीधा रेवेन्यू में से पैसा नहीं देती थी। वो क्या करती थी, जो पीस ऑफ लैंड है वो उनको दे देती थी। उस पर जो भी लैंड रेवेन्यू निकलती थी, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा मिलता उनको, उसमें से खर्चा वर्चा निकलता, वो उनके अंडर आ जाता। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया, अगर ये मुगल एम्पायर था, इन्होंने ये भी देना स्टार्ट कर दिया, ये भी देना स्टार्ट कर, ताकि हमें कैश ना देना पड़े, ये भी देना स्टार्ट कर दिया, ये भी देना स्टार्ट कर दिया। इसका जो सारा बर्डन पीजेंट्स पे पड़ा, और इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। जो आम जनता थी, वो किसान वगैरह थे, वो एक हिसाब से उन पे क्रोलिटी हो रही थी, ठीक है। अभी वही बात हो रही है इधर कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट डिटोरिएटिंग बिकॉज ऑफ रेकलेस ग्रांट्स ऑफ, जागीर समझा चुका हूँ मैं, और प्रमोशंस, और प्रमोट भी करते थे, और उनको और बड़ी जागीर मिलती थी सोल्जर्स वगैरह को, है ना, सोल्जर्स नहीं, आर्मी कमांडर्स वगैरह को, ठीक है, ताकि वो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिससेटिस्फाइड सेक्शंस। फॉर एग्जांपल मराठोस को कोई जागीर दे दी, सिख लीडर्स को कोई जागीर दे दी, है ना, राजपूत रूलर्स को कोई जागीर दे दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी वजह से जो फाइनेंशियल बैंकरप्सी थी वो और बढ़ गई मुगल एम्पायर में। ऑलराइट, अच्छा, ये कहा जाता है कि 1707 तक, जब औरंगजेब डाइड, 13 करोड़ वर एग्जॉस्टेड, मुगल ट्रेजरी खाली हो चुकी थी, क्योंकि जो औरंगजेब थे उनकी एक पॉलिसी थी, एक्सपेनिस्ट पॉलिसी, है ना, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेनिशियन, मैं लिख ही देता हूँ, है ना, एक्सपेंशियनिस्ट पॉलिसी। वो क्या कहते थे, मेरा मुगल एम्पायर कितना हो, जहाँ तक मैं देखूँ वहाँ तक हो जाए, ठीक है, जहाँ तक मेरी नज़र जाए वहाँ तक मुगल एम्पायर हो जाए, ठीक है। ओके, अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो फाइनेंशियल बैंकरप्सी आ गई, जो 1707 तक हमने देखा कि 13 करोड़ एग्जॉस्ट हो चुके थे मुगल ट्रेजरी से। दिस फाइनेंशियल बैंकरप्सी गेव बर्थ टू द न्यू फीचर, जिसको बोला जाता है किंग मेकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब क्या होता है, बहादुर शाह जब व्हेन ही पासेस अवे, तो किंग बनते हैं आपके जहानदार शाह। कौन बनते हैं, जहानदार शाह। लेकिन ये खुद नहीं बनते हैं, इनको बनाया जाता है किंग बाय किंग मेकर जुल्फिकार खान, ठीक है। जहांदर शाह किंग मेकर कौन है इनका, जुल्फिकार खान। अब ये क्या थे, जहानदार शाह, ये वीक थे, डीजेनरेट इन द सेंस ही वाज नॉट इंटेलिजेंट, होली डिवोटेड टू प्लेजर, सिर्फ और सिर्फ इनको आराम चाहिए था और मज़े चाहिए था, ठीक है। वन ऑफ द जो फीचर है लेटर मुगल्स का, यानी लेटर मुगल्स वो हो गए जो औरंगजेब के बाद बाद आते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक मिनट रुकिए आप। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप ये निमोनिक याद रख सकते हैं, BHAJSA, ठीक है। B फॉर आया बाबर, H फॉर आया हुमायूं, A फॉर आया अकबर दी ग्रेट, J फॉर आया जहांगीर, S फॉर आया शाहजहां, A फॉर आया औरंगजेब, ठीक है। इन सब को ग्रेट मुगल एम्परर्स कहा जाता है, ग्रेट मुगल एम्परर्स, ठीक है। ऑलराइट, अब जो इनके बाद आते हैं, हाँ, इनके बाद जो आते हैं, इनके बाद आते हैं, अभी हमने देखा बहादुर शाह 1 बनते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा जहांदर शाह आते हैं। तो बहादुर शाह से लेकर जो लास्ट के मुगल एम्परर आएंगे ना, उनको बोला जाता है लेटर मुगल एम्परर्स, ठीक है। और ये क्या थे, ये ऐसे ही थे, मतलब इनको सिर्फ मज़ा चाहिए था,
और इनको बस आराम चाहिए था, और ये इतने कैपेबल भी नहीं थे। ठीक है, ये बोला जाता है कि जो लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर थे, इंस्पाइट के वो सही था गलत था क्या था, वी डोंट हैव टू जज देम, तो वो थे आपके औरंगज़ेब। ठीक है, उसके बाद इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, तो मैं आपको वही बता रहा था जो लेटर मुगल्स थे। ठीक है, वो होली डिवोटेड टू प्लेजर थे, और ये रहते थे हमेशा किसके प्रभाव में? वर्थलेस फ्लैटर्स, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, चमचे होते हैं जो ऐसी मुफ्त की तारीफ कर रहे होते हैं, और उनके कुछ फेवरेट्स हो जाते हैं वही जो उनकी मुफ्त में तारीफ करें, किसी लायक तो थे नहीं है, जो इनको तारीफ करता था उन्हीं से खुश हो जाते थे। ठीक है, अब जो यहाँ पे आप ये समझो, ये रूलर नहीं है ये, हाँ नाम का तो किंग है ये, लेकिन असली रूलर कौन है? जुल्फिकार खान। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो किंग मेकर है वो आपका असल में रूलर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये एक हिसाब से पपेट आ गए जहांगीर शाह से लेके, है ना। अब इनका क्या था जुल्फिकार खान का? इन्होंने फ्रेंड रिलेशंस बनाए थे राजपूत के साथ, मराठास के साथ और हिंदू राजास के साथ। ठीक है, और इन्होंने बहुत कोशिश की जुल्फिकार खान ने कि मैं इंप्रूव करूं फाइनेंसेस। ऑल राइट, आगे पढ़ते हैं हम जुल्फिकार खान के बारे में। इन्हीं के बारे में पढ़ना होगा, मैंने कहा ना आपको, किंग मेकर ही किंग है, जो किंग है नाम का वो असल में पपेट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। जो जुल्फिकार खान थे आपके किंग मेकर से। ऑल राइट, अब इन्होंने क्या किया, वही पढ़ चुके हैं हम पीछे, फ्रेंड रिलेशन विद राजपूत मराठास एंड हिंदू राजास। अब लेकिन जो बंदा बहादुर था ना, ये एक्सेप्शन था, और ऑब्वियस सी बात है ना, मुगल एम्परर में आप हो, मुगल एम्पायर के आप इस वक्त किंग हो। जुल्फिकार खान की बात, आपके सामने कोई बगावत कर देगा, बोलेगा मैं अपना इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाऊंगा, तो आप ऑब्वियसली उसके साथ खुश तो नहीं ना रह सकते हो। ये पावर की गेम होती है, इसमें आप रिलीजन वगैरह कुछ मत देखो, ये पावर की बात है, बस पावर के हिसाब से समझोगे ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, डोंट बी इन अ सेट फ्रेम ऑफ रिलीजन। ओके, अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑल द हार्मफुल पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। ठीक है, जो औरंगजेब की बोली जाती हार्मफुल पॉलिसी, जैसे रिमूवल ऑफ जिजिया, इन्होंने इम्प्लाई किया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, ये क्या होता है जिजिया? जिजिया होता है फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन टैक्स होता है, एक हिसाब से आप ऐसे रख लो कि आप अगर लोग अगर वाई रिलीजन के हैं और राजा एक्स रिलीजन का है ना, तो लोगों को क्या करना है? लोग दो किस्म के होंगे, वाई एंड जेड, है ना। जो वाई होगा उनका डिफरेंट रिलीजन होगा, जेड का फॉर एग्जांपल सेम रिलीजन है एक्स के साथ। जो वाई वाले होंगे इनको एक टैक्स देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन टैक्स, इसको टोल टैक्स भी बोला जाता था या हेड टैक्स भी बोला जाता था, उसी को जिजिया बोलते थे। ठीक है, ये काफ़ी कम होता था, उतना नहीं होता था ये, सो डोंट सोचो, ये ऐसा मत सोचो कि बड़ा जुल्म हो था, ऐसा कुछ नहीं था, नॉमिनल था ये। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। जिजिया, अब क्या होता है, हाँ ये साथों साथ ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने कोशिश क्या की थी कि इम्प्रूव करना फाइनेंसिस, कैसे? इजारा या रेवेन्यू फार्मिंग करके। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, पेनफुल या हार्मफुल थी ये फार्मर्स के लिए। इजारा या रेवेन्यू फार्मिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है उन दिनों रेवेन्यू का ज़माना था ना, उन दिनों कैश मनी तो नहीं होती थी, उन दिनों चलते थी रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू क्या होती थी? फॉर एग्जांपल टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स या फिर गोल्ड कॉइन्स एटसेट्रा होता था, है ना। अब जैसे चलता था वैसे हिसाब। तो इन्होंने फॉर एग्जांपल, ये कोई लैंड है ना, जो अभी हम देख रहे थे जागीर है किसी की, तो इस पे एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, उसका कुछ हिस्सा, फॉर एग्जांपल 1/3 ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल अगर 1 टन प्रोडक्शन हुई है उस जागीर में, तो 1/3 उसका हिस्सा गवर्नमेंट एज अ टैक्स लेती थी। ठीक है, तो वो कलेक्ट करने का जो जिम्मा था वो इन्होंने दिया था किसको? ये अभी के लिए आप ज़्यादा न्यूआंसेस में ना जाइए, आप समझ लो एक ठेकेदार नहीं होते, जैसे जैसे हमें घर पे काम लगाना होता है तो फिर हम ठेका देते हैं किसी को, इसी तरह से रेवेन्यू कलेक्शन का ठेका दिया जिन लोगों को जाता था, वो क्या करते थे? वो बिडर्स होते थे। हम बोलते थे कि फॉर एग्जांपल मैं 1/3 ही नहीं, मैं आपको फॉर एग्जांपल 1/3 से ज़्यादा ला के दूंगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को उसका ठेका मिलता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वही होता था इजारे या रेवेन्यू फार्मिंग। आप समझ गए मोटा मोटा कंसेप्ट, इसको आगे हमने पढ़ना है अच्छे से। अभी फ़िलहाल आप समझो कि मोटा मोटा आप समझ गए इजारे या रेवेन्यू फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जुल्फ़िकार खान ने क्या किया था? ये तो कर दिया था ना, जिजिया ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है?
अब आता है जो हमने अभी तक नहीं देखी थी कभी भी मुगल एम्पायर में, वो थी पावर स्ट्रगल। एक नई डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। और एक इनके बीच होती थी नॉबल्स। अब नॉबल्स क्या होते हैं? नोबल्स आ गए, फॉर एग्जांपल एक तो आ गया मुगल एम्परर आपका, है ना। मुगल एम्परर के कुछ खास करीबी लोग होते थे जो हाईएस्ट अथॉरिटी रखते थे, जैसे हाईएस्ट कमांडर हो गया मिलिट्री का, कोई हाईएस्ट आर्टिस्ट हो गया, कोई हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल होगा, हाईएस्ट ऑथर होगा, ठीक है। यही हो गए आपके नॉबल्स। ये किंग के साथ ही उनका उठना बैठना होता था, ठीक है। जैसे हम स्टोरी पढ़ते थे बचपन में, आपने सुना होगा बीरबल की स्टोरी, है ना। बीरबल क्या था? अकबर का एक एक हिसाब से नॉबल था उसका, है ना। तो नॉबल्स की अलग ही वैल्यू होती है एम्परर्स के पास, मतलब होती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, नॉबल्स के बीच ही पावर स्ट्रगल चलने लग गया कि हम बनाएंगे राजा, हम बनाएंगे राजा। वो बोलते थे सड़क से उठा के राजा बना दूंगा, है ना, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, जुल्फिकार, ये जहां, एक मिनट। अब पावर स्ट्रगल में क्या होता है आपका, जो किंग मेकर था जुल्फिकार खान, उसको काट दिया जाता है। काट दिया जाता है मतलब मर्डर कर दिया जाता है। काफ़ी बार सुनोगे आप मुझसे, काट दिया जाता है उसको, है ना। किसके ज़रिए? किंग मेकर सईद ब्रदर्स के ज़रिए, ठीक है। वो बनाते हैं किसको? फारूक सियार। फारूक सियार कौन होता है? भांजा होता है जहांदार शाह का, अपना ही भांजा उसको मारने का कारण बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं फारूक सियार की। लैक द कैपेसिटी टू रूल, कैपेसिटी तो थी नहीं रूल की, कहाँ से होगी? आप पपेट हो किसके? सईद ब्रदर्स के, ठीक है। कवर्डली था, क्रूल था, अनडिपेंडेबल था ऑब्वियसली, फेथलेस था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्थलेस फ्लैटनर्स एंड फेवरेट्स, ओके। अब सईद ब्रदर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या थे? रिलीजियस टॉलरेंस थे, ठीक है। मतलब रिलीजन कट्टर नहीं थे। अगर औरंगज़ेब को आप हिस्ट्री बुक्स में लिखते हो कि ये कट्टर थे, लेकिन सईद ब्रदर्स नहीं थे कट्टर, ठीक है, ऐसा याद रख लो आप। वेंट अहेड ऑफ जुल्फ़िकार खान, जुल्फ़िकार खान ने तो खाली जिजिया कम की होगी, है ना। एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिमूवल था ना जिजिया का बाय जुल्फ़िकार खान, वो उतना लार्ज स्केल पे नहीं था, लेकिन आपके जो सईद ब्रदर्स हैं ये काफ़ी लार्ज स्केल पे इन्होंने रिमूव ही कर दिया था, ख़त्म ही कर दिया था, ठीक है। और पिलग्रिम ट्रैक्स भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। पिलग्रिम ट्रैक्स हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे हम मुस्लिम लोग जाते हैं इधर हज पे, तो अगर हम हज पे जाएंगे तो हमें टैक्स देना है कुछ, ऐसा आप समझ लो। ऐसे देना तो नहीं होता है टैक्स, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। या फिर जो अपने हिंदू भाई हैं वो कटरा जाते हैं ना वैष्णो देवी के, तो उनको भी देना पड़े। अगर यहाँ पे मुस्लिम रूलर हो तो उनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो वही आ गया आपका पिलग्रिम टैक्स या जिजिया जिसको बोलते थे, ऑलराइट। नहीं नहीं, जिजिया आ गया अलग, सॉरी, जिजिया हम पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्शन टैक्स। पिलग्रिम टैक्स अलग है, पिलग्रिम टैक्स आ गया अलग, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ और क्या किया सईद ब्रदर्स ने? सईद ब्रदर्स ने किए फ्रेंडली रिलेशंस विद मराठास। ये आपको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठास के साथ इन्होंने कौन सी ट्रीटी की? ट्रीटी ऑफ 1719। ये मराठा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ 1719, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हिंदू राजा के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस, राजपूत के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस। इन्होंने कोशिश की थी कि हम इम्प्रूव करें फाइनेंसिस और स्ट्रेंथन करें पोजीशन, अपनी पोजीशन, यानी किंग मेकर तो यही थे ना। अब ट्रीटी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ 1719, Said brothers gave the Marathas gave them which they wished for from the times of शिवाजी। मतलब शिवाजी के टाइम से ये विश कर रहे थे कि हमें अपना एक वो चीज़ मिले जो इन्होंने दी। वो क्या थी? मराठा की स्वराज्य, ठीक है। सईद ब्रदर्स, अभी आप पढ़ोगे आगे, स्वराज्य इनको दिया गया था। सईद ब्रदर्स वर एबल टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन एट दिल्ली विद द कमिंग ऑफ मराठास, ठीक है। शाहू बिकेम द मनसबदार, अच्छा ये रहा स्वराज, है ना। स्वराज दिया था शिवाजी, जो शिवाजी ने सपना देखा था वो पूरा किसके थ्रू हुआ? सईद ब्रदर्स के थ्रू हुआ, ठीक है, सईद ब्रदर्स के, यही बात याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, शाहू बिकेम द मनसबदार हेल्प्ड सईद ब्रदर्स इन दिल्ली। बदले में इनको चाहिए क्या था सईद ब्रदर्स को? कि हमारी जो पोजीशन है वो दिल्ली में स्ट्रांग हो जाए, हमें जो बाकी नोबल्स हैं ज़्यादा सताए ना, हमें भी खचैक ना कर दें, ठीक है।
तो तभी इन्होंने इनको स्वराज्य दिया था, ठीक है। दे मेड अ वेरी गुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मुगल एम्पायर, बट दिस गुड अटेम्प्ट वॉज वॉश्ड अवे बाय कोर्ट इंट्रीग्यूज एंड कॉन्स्पिरेसीज। सईद ब्रदर्स के बारे में बात हो रही है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया था कि हम इम्प्रूव करें कंडीशंस मुगल एम्पायर की, लेकिन जो इनका ये कोशिश थी इसको पूरा नहीं होने दिया कि इन्होंने अदर नोबल्स ने वही कोर्ट इंट्रीग्यूज मतलब कोर्ट में जो साजिशें और कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी, ठीक है, विच प्रूव्ड टू बी अ बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? मुगल एम्पायर को ही हुआ, ठीक है। दिस पैरालाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स। ऑलराइट, ठीक है। अब हम देखते हैं बहादुर शाह से हमने स्टार्ट किया था ना, जब औरंगज़ेब की डेथ हुई थी, फिर बहादुर शाह वन बने थे आपके मुगल एम्पायर 65 ईयर्स, और फिर जहांगीर शाह बने थे, ठीक है। फिर फरुखसियार बने थे, ये आपस में चाचा भतीजा थे, है ना, चाचा भतीजा, ठीक है। बहादुर शाह के टाइम पे फाइनेंशियल बैंकरप्सी चल रही थी, ओके। इनके टाइम पे फाइनेंशियल बैंकरप्सी तो थी ही, पावर स्ट्रगल बिटवीन द नोबल्स भी आने लगा। फरुखसियार के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज्ड एट सभी लेवल, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं ना आप, कि फॉर एग्जांपल अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो आपका आज की डेट में जो हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं, ये सब गड़बड़ा गए थे, ठीक है, उस टाइम के जिस हिसाब से भी लिमिटेड कंटेक्स्ट में थे वो गड़बड़ा गए थे। इस वजह से क्या होता है आपका, इस वजह से क्या होता है, रीज़न क्या होता है, लॉलेसनेस सब जगह फैल गई, डिसऑर्डर सब जगह फैल गई, एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, सोल्जर्स थे ये रेबेलियस और म्यूटिनियस बन गए, ठीक है। ऑलराइट, ये तो होगा ही है ना, जब भी कभी एम्पायर गड़बड़ा जाता है फिर लॉलेसनेस सब जगह फैल जाती है ना, सोल्जर्स ही बगावत कर देते हैं, डिसऑर्डर हो जाता है, और वो तो थी, फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ गई, ठीक है, ओके। अब क्या होता है आपका, सईद ब्रदर्स ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, उनको भी खचैक कर दिया जाता है, किसके ज़रिए, निज़ामुल मुल्क की राइवल गैंग थी चल रही थी उस टाइम, उनके ज़रिए इनको ख़त्म कर दिया जाता है। और आपके जो निज़ामुल मुल्क है यही बनाते हैं अगला रूलर, वो कौन होता है, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला जिसको बोला जाता है, बिकम्स द रूलर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कुछ तारीफ हो जाए। ये भी वीक माइंडेड थे, फ्रिवोलिस थे। फ्रिवोलिस क्या होता है, लैकिंग इन सीरियस, मतलब सीरियस होता ही नहीं था बंदा। अब जो प्लेजर पे ही जिंदा रहेगा वो कहाँ से सीरियस होगा ना। ओवर फॉन्ड ऑफ ईज एंड लग्जरी, निगलेक्टेड द स्टेट अफेयर्स, टुक द शेयर इन द ब्राइब्स टेकन बाय द कोर्टियर्स। अब आप अंदाज़ा लगाओ ये कैसा एम्परर होगा कि जो करप्शन होती थी नोबल्स के ज़रिए या जो उसके कोर्ट में होते थे उन्हीं से हिस्सा लेता, उस करप्शन में एक हिस्सा होता था इसका, बादशाह का अलग हिस्सा होता था, वाह वाह, ठीक है। अच्छा, वही जो सब में कॉमन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करप्ट फ्लैटर्स एंड फेवरेट्स, ठीक है। इंट्रीगुइंग अगेंस्ट हिज, अपने मिनिस्टर्स के खिलाफ ही चाल चलता था ये, इसको मरवा देते हैं, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, इसको मरवा देते हैं, उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अब इन सब की वजह से क्या होता है, एक ब्लास्ट ही हो जाता है, मतलब ये थोड़ा पोइटिक कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है, और इस ब्लास्ट से क्या होता है, मुगल एम्पायर की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है 1724 में क्या होता है, निज़ामुल मुल्क है ना, जिन्होंने इसको बनाया था मोहम्मद शाह रंगीला को, किंग मेकर थे, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला फिर इनसे ख़तरनाक निकला निज़ामुल मुल्क से, तो ये बड़े डिसहार्टेड हो गए, क्योंकि इनकी कुछ नहीं मानता था वो, काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ देते थे निज़ामुल मुल्क, लेकिन वो सुनता नहीं था, तो ये अलग निकल गए और इन्होंने हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश किया, ठीक है। यहाँ से ही स्टार्ट होता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। ऑलराइट, तो अगर आपको बोला जाए कि एक पॉइंट बताओ जहाँ से फिजिकल डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई मुगल एम्पायर, वो कब थी, 1724 में, जब निज़ामुल मुल्क वहाँ से निकल गए मुगल एम्पायर के कोर्ट से, दिल्ली से, और अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई हैदराबाद में, ओके। फिर क्या होता है, एमरजेंस, इनको देख के बाकी बोलते ये इसने किया, हम क्यों पीछे रहे, है ना। फिर बंगाल वाले अलग हो गए, अवध वाले अलग हो गए, पंजाब वाले अलग हो गए, हम भी बनाएंगे इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। फिर क्या होता है, मराठा वाले भी कहते हैं हम भी पीछे नहीं हटेंगे, अभी हम सरदेशमुखी और चौथ, आगे मैं बताऊंगा अब सरदेशमुखी और चौथ क्या होती है, फिलहाल आप ये सुनो कि फिर मराठा वाले भी कहते हैं हम दिल्ली जाके अब चौथ लेंगे और ठीक है ना, टैक्स कलेक्ट करेंगे।
अब 1739 में बैटल ऑफ करनाल होती है और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। ऑलराइट, अब बैटल ऑफ करनाल क्या थी? बैटल ऑफ करनाल आप ऐसे याद रखो कि जो आज का ईरान है ना, उसका एक रूलर होता था नादिर शाह। कौन होता था? नादिर शाह। ठीक है, इनकी फौज और किसकी फौज आमने सामने आई? मोहम्मद शाह की, और वो हार गए। ठीक है, 1739 में वो हार गए। मोहम्मद शाह रंगीला हार गए। वो तब नाच गाने में लगे हुए थे जब वो आ गए। अब नादिर शाह ने क्या किया? नादिर शाह ने इनको काफ़ी टॉर्चर किया। इनके जो ट्रेजर्स थे, वो जो बचे कुचे थे, अब क्योंकि फाइनेंशियल बैंक्रप्सी चल रही थी, वो उठा के ले गए। इनसे कोहिनूर उठा के ले गए, तख्ते ताउसी ले गए। तख्ते ताउसी होता है पीकॉक थ्रोन, है ना, जो इसके पास था। मुगल अंपायर आपको पता है कितना बड़ा था? जिस तख्त पे वो बैठते थे वो उठा के ले गए। मतलब भाई साहब आप सोच लो क्या हुआ होगा। ठीक है, और 1769 में होती है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के जो नेक्स्ट रूलर थे, ठीक है ना, किन के? ईरान, उस वक्त के ईरान के थे, वो थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच ये टकराव होता 1761 में। ये बोला जाता है अगर इस वक्त ये टकराव ना हुआ होता तो आपका ब्रिटिश एम्पायर कब मतलब फुल पावर में आता ही नहीं, और आपके मराठास अभी रूल कर रहे होते। ठीक है, मराठा एम्पायर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ होता। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बैटल है ये। ठीक है, अब समझ गए आप। 1739 में ईरान से रूलर आया, कौन? नादिर शाह। 1761 में आया, ईरान से लड़ा किससे? 1739 में मोहम्मद शाह से की फौज से लड़ा। ठीक है, 1761 में वो लड़े मराठास के साथ। कौन? अहमद शाह अब्दाली, जो कि ईरान का रूलर था। इन्हीं के फॉलोवर मतलब नेक्स्ट आया इसके, नादिर शाह के बाद आया था अहमद शाह अब्दाली। ओके, ऑलराइट। अच्छा, वो मैं बता चुका हूँ कि मराठास दिल्ली की तरफ आए थे। ओके, अब शाह आलम सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। अब शाह आलम आपके लास्ट मुग़ल एम्परर हैं। लास्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब लास्ट तो बहादुर शाह जफ़र थे, तो सेकंड लास्ट कह सकते हो, शाह आलम टू थे। ठीक है, अब इन बेचारों की, इस बेचारे की ज़िंदगी हमेशा मतलब काफ़ी अनफॉर्चुनेट रही, हमेशा भागता ही रहा। ठीक है, कभी मराठास के अंडर, कभी फिर इंग्लिश वालों के अंडर, फिर पेंशन्स पे ही ज़िंदा रहा। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। 1759 में क्या हुआ? शाह आलम सेकंड आपके बन जाते हैं मुग़ल एम्परर। ओके, 1765 में ये पेंशनर बने ईस्ट इंडिया कंपनी के। वो मैं आपको बताऊंगा, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, फिर ब्लैटर ऑफ बक्सर हुई, है ना। उसके बाद ये हार गए और डिफैक्टो रूलर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी ब्रिटिशर्स थे। फिर इन्होंने इनको फॉर नेम सेक रखा। ठीक है, कि ये आपके मुगल एम्परर है, जबकि रोल वही कर रहे थे। और इनसे ले ली गई दीवानी। दीवानी क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स होती है दीवानी। ठीक है, बंगाल की ले ली गई, बिहार की ले ली गई, उड़ीसा की ले ली गई। ठीक है, ऑब्वियसली बाय ब्रिटिशर्स। अब बॉब याद रखना, ठीक है ना, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ठीक है, 1772 में क्या होता है? मराठास ब्रॉट हिम टू दिल्ली। इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे ब्रिटिशर्स से, आप हमारे अंडर हो, सेफ हो। ठीक है, नाउ शाह आलम सेकेंड बिकम्स द पेंशनर ऑफ मराठास। ठीक है, अब मराठास क्या कर रहे थे? चैलेंज दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। क्या कर रहे थे? चैलेंज दे रहे थे ब्रिटिशर्स को कि अब हम एम्पायर हैं, तुम नहीं हो। ऑलराइट, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे थे, एम्पायर को ही यूज़ कर रहे थे, मुगल एम्पायर को, क्योंकि जो इंडियन पॉपुलेशन थी ना उस वक्त, उनके माइंड्स में ये था कि जो मुगल एम्पायर्स हैं हमारे, ये इनविंसिबल हैं, तो इन्हीं के नाम पे राज कर रहे थे, और विद्रोह ना हो जाए उसके लिए मुगल एम्पायर्स का नेम सेक यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और ये भी क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मुगल एम्पायर के नाम पे टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करना चाहते थे। ठीक है, 1803 में क्या होता है? 1772 में ये तो ले आते हैं इसको, है ना, मराठास लाते हैं अपनी प्रोटेक्शन में मुगल एम्परर को, इसी को, शाह आलम सेकंड को, है ना, शाह आलम सेकंड को लाते हैं दिल्ली में। फिर क्या होता है?
1803 में इंग्लिश ऑक्यूपाई कर लेती है दिल्ली, ठीक है, और फिर ऑब्वियसली इनके बीच लड़ाई होती है। फिर 1803 से लेके 1857 तक जो मुगल एम्परर है आपका, ये अंडर द प्रोटेक्शन होता है ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्हीं की पेंशन खा के जिंदा रह रहा होता है। ओके, ऑलराइट। अब आपको हंसी आने वाली, क्योंकि जो अभी तक हमने इतने टाइम पढ़ा वो इतने में ही कंपाइल्ड है, ठीक है, जिस्ट है इसकी। तो पढ़ते हैं हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में। क्या होता है? औरंगजेब डाइड इन 1707, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट थी, रिस्पेक्ट ऑफ डायनेस्टी थी, आर्मी स्ट्रांग थी। बहादुर शाह बना आता है, ठीक है, 65 ईयर्स का। क्रिएटेड फाइनेंशियल बैंकरप्सी इसके टाइम पे होती है। उसके बाद आता है जहांदार शाह, किंग मेकर, लेकिन कौन है? जुल्फिकार खान, है ना। अच्छा, न्यू एलिमेंट किंग मेकर, फ्रॉम हियर स्टार्ट्स द पावर स्ट्रगल बिटवीन नोबल्स। ओके, फिर जहांदार शाह के बाद आता है फर्रुखसियार, इसी का भतीजा। एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज्ड एट ऑल लेवल, सोल्जर्स आर रिवोल्टिंग एंड आर म्यूटिनियस, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको? विरोध करने के फिराक में थे, ठीक है। मोहम्मद, फिर इनके बाद आता है मोहम्मद शाह, वो जो आपको पता है, जो सईद निज़ामुल मुल्क ने, है ना। जहांदार शाह को लाते हैं आपके जुल्फ़िकार खान, फर्रुखसियार को लाते हैं सईद ब्रदर्स। सईद ब्रदर्स क्या करते हैं? खचैक कर देते हैं जुल्फ़िकार खान को। सईद ब्रदर्स को कौन खचैक कर देता है? वो कर देता है निज़ामुल मुल्क की गैंग, जो लाते हैं मोहम्मद शाह को। फिर वो हैदराबाद चले जाते हैं ना, और वहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं। द नोबल्स, मोहम्मद शाह के टाइम में क्या होता है? द नोबल स्टार्टेड डिपार्टिंग, ठीक है, वो तो पता है। हाँ, डेयरनेस ऑफ मराठास, ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स, वही जो मैंने कहा था आपको, नादिर शाह आए 1730 17 737 में मैंने कहा आपको, बाजीराव जाता है दिल्ली की तरफ, उसको पता ही है उधर कौन बैठा हुआ है ना, मोहम्मद शाह बैठा हुआ है। वो क्या ही कर लेगा उधर जाके, मैं उससे लूँगा चौथ और सरदेशमुखी, है ना। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं, वही नादिर शाह पहले आता है, फिर अब्दाली आता है, ठीक है। दे गेव अ फाइनल ब्लो टू द मुगल एम्पायर। ऑल राइट, आज हम इतना ही रखते हैं यहाँ पे स्टोरी फॉर्मेट में। अब हम पढ़ते हैं, इसी वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब अपना, क्या बोलते हैं इसको, समरी भी इसकी, ठीक है, जितना हो सके, बाकी फिर कल पढ़ लेंगे। ओके, जो मैं आपको कह रहा था समरी के बारे में, वही है ये, है ना। ये आपके नोट्स बने हुए आपको मिल जाएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ इट मैं थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वही है, पहला चैप्टर है ये, है ना, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। तो आइडिया ले चुके हैं हम इसका, ठीक है। ये अब देखो क्या बोल रहा है। इंट्रोडक्शन, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, द ग्रेट मुगल एम्पायर, द एनवी ऑफ इट्स कंटेम्प्रेरीज फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries, डिक्लाइंड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century, है ना। 18th century के फर्स्ट हाफ में ही लगभग ये ख़त्म हो गया था। द मुगल एम्परर्स लॉस्ट देयर पावर एंड ग्लोरी एंड देयर एम्पायर श्रैंक टू फ्यू स्क्वेयर माइल्स अराउंड दिल्ली। तो ये हुआ था शाह आलम सेकंड के टाइम पे, ठीक है, कि जो एम्पायर था मुगल एम्पायर, वो दिल्ली के कुछ किलोमीटर्स तक, आसपास तक ही रह गया था। तो आप सोचो औरंगज़ेब के टाइम पे ये कहाँ तक था, है ना। इसमें आपका अफ़गानिस्तान आता था, राइट में आपका कहाँ तक आता था, बांग्लादेश एट्सेट्रा एट्सेट्रा, म्यांमार वगैरह आता था। उसके बाद आपका फॉरेन बोल रहा हूँ, साउथ में आपका बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ तो नहीं आता था, लेकिन ऑलमोस्ट साउथ भी आ जाता था सारा। तो क्या हाल हो गया था इनका, है ना। अब ये बोल रहा है फर्स्ट ऑफ, है ना, डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century। एक तो हुआ 1724 में आपका, वो निज़ामुल मुल्क अलग अलग चला गया था, और उसने हैदराबाद बना, वहीं से फिजिकल डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई थी, है ना। फिर 1739 में आते हैं आपके, कौन आते हैं? नादिर शाह आते हैं। नादिर शाह आते हैं, और ये आपको अच्छी तरह खुंदेल के जाते हैं किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है। फिर 1716 में होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, वहाँ पे क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली आपके मराठा उसको बहुत अजीब गंदी तरह से हरा देते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग मर जाते हैं उसमें। और फिर क्या होता है 1764 में बैटल ऑफ
बक्सर हो जाती है। उसके बाद सारा कंट्रोल आ जाता है किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। तो वही लिखा है मिड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी जब बोला जाए ना, वो असल में आप ऐसे रखो कि अगर 18 लिखा है ना, इसको -1 कर दो तो 17th, वो असल में नंबर्स में वो 1799 तक रहेगा, ठीक है। 1700 से लेके 1799 आपकी 18th सेंचुरी मानी जाएगी। ये कंसेप्ट याद रखना। एक नंबर पीछे चलो। इसी तरह अगर 17th सेंचुरी लिखा होगा वो होगा 1600 टू 1699। ऑलराइट, अब यही लिखा होता है पहले पैराग्राफ में, आपको मैं समझा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। अब है आगे दूसरा पॉइंट, रोल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का क्या था? The unity and stability of the empire had been shaken up during the long and strong reign of Aurangzeb. Yet, in spite of his many harmful policies, the Mughal administration was still quite efficient and the Mughal army quite strong at the time of his death in 1707. Moreover, the Mughal dynasty still commanded respect in the country. ये हम पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, अब है सक्सेशन ऑफ औरंगजेब, है ना। औरंगजेब के बाद क्या होता है हमें पता है, बहादुर शाह वन आता है जो 65 ईयर्स का ओल्ड होता है। और इसके आने से पहले लड़ाई होती है थ्री सन्स के बारे में। थ्री सन्स जो होते हैं औरंगजेब के, जो 3 बेटे होते हैं, उनमें एक सिविल वॉर होता है और फिर वहाँ पे जीता है 65 ईयर ओल्ड बहादुर शाह, ठीक है। अब पॉलिसी के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम बहादुर शाह की, है ना। अब जल्दी जल्दी मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। शिफ्ट टू पॉलिसी, ही वॉज लर्न डिग्निफाइड एंड एबल, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सलेशन, पता है हमें, एंड देयर वॉज एविडेंस ऑफ रिवर्सल ऑफ सम ऑफ द नैरो माइंडेड पॉलिसीज एंड मेजर्स अडॉप्टेड बाय औरंगजेब, जैसे वो जिजिया का बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। ही अडॉप्टेड अ मोर टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द हिंदू चीफ्स एंड राजास, पता है हमें, सिर्फ बंदा बहादुर एक्सेप्शन था, है ना। देयर वॉज नो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स इन हिज रेन। ओके, policy towards Rajputs. In the beginning, he made an attempt to gain greater control over the Rajput states of Amber and Marwar, है ना। अंबर एंड मारवार तो जो जोधपुर में, जो राजस्थान में होता है। इसने क्या किया था, इसने पहले कोशिश की थी कि मैं जय सिंह तो मेरे अंडर आ नहीं रहा है, ना मेरी मान रहा है, तो इसके जो छोटा भाई था विजय सिंह, जो अंबर पे था उस टाइम, कि मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा विजय सिंह के साथ, वो मेरी मानेगा, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और उसने कोशिश की थी जो अजीत सिंह था मारवाड़ का, कि मैं इसको घुटनों पे ले आऊं, वो भी नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉलिसी टुवर्ड्स मराठास। इस पॉलिसी टुवर्ड्स द मराठास सरदार्स, मैंने कहा था मराठा के जो चीफ्स हैं उनको सरदार बोला जाता है, ठीक है। हाफ हार्टेड कंसिलेशन पढ़ चुके हैं हम। उन्होंने उनको सरदेशमुखी तो दी दक्कन की, लेकिन उनको चौथ नहीं दी, ठीक है। और उसको फुली तरह अच्छी तरह पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं। आगे हम पढ़ेंगे सरदेशमुखी और चौथ क्या होता है। चलो आपको यही समझा देते हैं। जो चौथ थी ना आपकी, CHAUTH, है ना, ये होता था 1/4, ठीक है। आपसे 1/4 टैक्स मांगते थे कौन? मराठास। बोलते थे अगर आप हमें 1/4 टैक्स दोगे हम आप पे रेड नहीं मारेंगे और नुकसानात नहीं करेंगे, ठीक है। और जो सरदेशमुखी थी, सरदेशमुखी आ गई आपकी, ठीक है। फॉर्मूला है इसका चौथ प्लस 10% एक्स्ट्रा। और ये कौन कलेक्ट करता था? ये सीधा जाती थी आपके किसके पास? शिवाजी महाराज के पास, ठीक है, उनके पास जाती थी। ये सीधा ये हेरिडिटरी टैक्स था, ये सिर्फ वो लेंगे और उनकी फैमिली के पास जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया? सरदेश एंड चौथमुखी, ये चौथ एंड सरदेशमुखी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। ठीक है, इन्होंने इनको सरदेशमुखी तो दे दी दक्कन की, लेकिन चौथ नहीं दी, और इस वजह से ये फुली सेटिस्फाई नहीं हुई। अब पॉलिसी टुवर्ड्स 6 पढ़ लेते हैं हम ना, वही बंदा बहादुर के बारे में, है ना। बंदा बहादुर के बारे में, है ना। बहादुर शाह हैड टू ट्राई टू कॉन्सिलेट द रिबेलियस सिख्स बाय मेकिंग पीस विद गुरु गोविंद सिंह के जी के साथ तो इनके अच्छे संबंध थे, लेकिन इन्होंने इनको हाई मनसब भी, हाई रैंक मनसब होता है रैंक, ठीक है, रैंक इन द सेंस कि जिसकी जितनी रैंक होगी उसको उतने
आपको घोड़सवार मेंटेन करने पड़ेंगे, उतनी बड़ी आपको जागीर मिलेगी और उतना बड़ा दर्जा होगा आपका एम्परर के पास, ठीक है। अब फिलहाल मानो मनसब होता है रैंक, ठीक है। बट व्हेन आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु, ठीक है ना, गुरु गोबिंद सिंह, द सिक्स वंस अगेन रेज द बैनर ऑफ रिवॉल्ट इन द पंजाब अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर के साथ इसका ठीक नहीं था, है ना, अपना बहादुर शाह वन का, ठीक है। वॉर्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है। अच्छा, बहादुर शाह की जब डेथ हुई 1712 में, तो फिर एम्पायर फिर से एक बार सिविल वॉर के अंडर चला गया, ठीक है। फिर वही हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे नोबल्स आते हैं जो पावर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ना, पावर स्ट्रगल होता है नोबल्स के बीच। एक मिनट। फिर कैसे आपके आएंगे जहानदार शाह, फिर फर्रुखसियार आते हैं, है ना, फिर आपके मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, ये सब चलता रहता है। फिर मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, ये यही लिखा हुआ है इधर, आप अगर देखेंगे। नाउ एम्बिशियस नॉबल्स बिकेम डायरेक्ट कंटेंटर्स फॉर पावर एंड यूज्ड प्रिंसेस एंड मेयर पॉन्स। लाइन बाय लाइन आप वही लिखा है जो मैं समझा चुका हूँ। टू कैप्चर सीट्स ऑफ अथॉरिटी इन द सिविल वॉर फॉलोइंग बहादुर शाह's डेथ, वन ऑफ हिज लेस एबल सेंस जहानदार शाह, ठीक है, जहानदार शाह। जहानदार शाह कौन थे? बेटे थे बहादुर शाह वन के, ठीक है। नोबल्स ने उन्हीं को बना दिया नेक्स्ट मुगल एम्परर, और जुल्फ़िकार खान ने बनाया था ना, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। मोस्ट पावरफुल एट द टाइम, ठीक है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जो जुल्फ़िकार खान ने क्या किए थे, उन्होंने फाइनेंसेस इंप्रूव करने की कोशिश की एम्पायर की। जागीर्स और ऑफिसेस की जो ग्रोथ हो रही थी उसको थोड़ा कम करने की उसने क्या किया, नोबल्स को बोला कि आपको जो रैंक के हिसाब से, मनसब के हिसाब से आपकी जो ऑफिशियल कोटा बनता है ट्रूप्स को, उसको मेंटेन क्यों नहीं करते हो आप, है ना, ठीक है। अच्छा, राइज ऑफ फर्रुखसियार, जहानदार इग्नोरस रीन का अली। 1713 में क्या होता है, इसका जो भांजा होता है जहानदार शाह का, फर्रुखसियार, वो उसको हरा देता है ना। जहानदार शाह का भांजा फर्रुखसियार उसको आगरा पे हरा देता है और काट देता है उसको उधर ही, ठीक है। फर्रुखसियार की हेल्प कौन करता है इसमें? सईद ब्रदर्स करते हैं। सईद ब्रदर्स क्यों बोला जाता है इनको? दो थे ये, सईद अब्दुल्ला खान एंड सईद हुसैन अली खान बराहा, ठीक है। जो कि थे, सईद अब्दुल्ला खान आपके क्या थे? वज़ीर थे। और सईद हुसैन अली खान बराहा आपके थे मीर बख्शी। मीर बख्शी अब क्या होता है? मीर बख्शी होता है, अभी आप क्रोडली ये याद रखो, जो वज़ीर थे आपके, ये होते थे आपके फाइनेंशियल हेड, ठीक है ना। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर का हेड हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड हो गया कोई, वैसे रख लो आप, ठीक है। और जो मीर बख्शी थे आपके मिलिट्री हेड आ गए, बस और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल आगे हम पढ़ेंगे इनको क्या होते हैं, ठीक है। सईद अब्दुल्ला खान क्या थे आपके? वज़ीर थे। सईद हुसैन अली खान बराहा क्या थे आपके? मीर बख्शी थे, ओके। अब स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी, देयर एंश्योर्ड अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल फॉर पावर, हाँ पढ़ चुके हैं, फर्रुखसियार और उसके वज़ीर एंड मीर बख्शी, है ना। अच्छा, अब सईद ब्रदर्स ने फर्रुखसियार को बनाया है ना, लेकिन फर्रुखसियार तो अपने चाचा का सगा नहीं, जहानदार शाह का, इनका कहाँ से होता, ठीक है। तो इनके क्या हुआ, ये चालें चलता था इनके खिलाफ, ठीक है, इन ब्रदर्स को मारने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। अब वही बात होगी ना, जो बना सकते हैं वो मिटा भी सकते हैं। तो एंड में क्या हुआ, 1719 में सईद ब्रदर्स ने इसको खुद ही मार दिया, है ना, डिस्पोज हिम एंड किल्ड हिम, ठीक है। अब सईद ब्रदर्स के बारे में एक अकाउंट है कि ये कैसे थे एज किंग मेकर्स, इनके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। समझा चुका हूँ मैं आपको सारा, अब बस थोड़ा समरी इसकी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। सईद ब्रदर्स एज किंग मेकर्स, इनिशियल अटेम्प्ट्स, पहले इन्होंने क्या किया, दे रेज्ड टू द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन टू यंग प्रिंसेस हु डाइड ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, मतलब शराब पीने की वजह से वो मर गए। द सईद ब्रदर्स नाउ मेड द, मतलब ये बात हो रही है किसके बाद, जब सईद ब्रदर्स ने इसको खचैक कर दिया फर्रुखसियार को, है ना। तो उसके बाद उन्होंने दो प्रिंसेस को चढ़ाया एम्पायर की गद्दी पे, लेकिन वो मर गए शराब पी के, ठीक है, ओके। द सईद ब्रदर्स नाउ मेड द 18 ईयर ओल्ड मोहम्मद शाह रंगीला को इन्होंने एम्परर बनाया, जो 18 साल का ही था, ठीक है। जो तीन सक्सेसर थे फर्रुखसियार के, वो मेरे पपेट्स, मतलब मोहम्मद शाह और उससे पहले आने वाले दो एम्परर्स जो कंजम्पशन से मर गए, और तीसरा ही मोहम्मद शाह, ये सीधा पपेट थे सईद ब्रदर्स के, ठीक है। अब सईद ब्रदर्स के बारे में इन्होंने और क्या लिखा हुआ है,
policy of religious tolerance. They believed that India could be ruled harmoniously only by associating Hindu chiefs and nobles with the Muslim nobles in governing the country. मतलब सेक्युलरिज्म रख लो आपके, मतलब ये रिलीजन वाइज ये वो नहीं करते थे, डिस्टिंक्शन नहीं करते थे, है ना। हिंदूज भी होते, मुस्लिम काफ़ी जगह इंडिया में तब क्या था 18th सेंचुरी में, फॉर एग्जांपल मराठास थे ना, मराठास जो आपके काफ़ी बहादुर माने जाते हैं रूलर्स, उनके अंडर मुस्लिम जनरल्स थे। जबकि मुगल एम्पायर में क्या होता था, मुस्लिम जो जनरल्स होते थे मुस्लिम एम्परर्स के अंडर या मुस्लिम जनरल्स के अंडर आपके हिंदू चीफ्स भी होते थे, है ना। आपको अगर आपने हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी हो तो जो अकबर थे, अकबर खुद लड़ते नहीं थे, वो आपके राजपूत ब्रेव राजपूत रूलर्स को ही आगे कन्फ्रंट करने भेजते थे बाकी रूलर्स के साथ, ठीक है। तब ये हिंदू मुस्लिम इतना नहीं होता था जो आजकल की पॉलिटिक्स में हमें आम देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, दे अबॉलिश्ड द जिजिया इमीडिएटली आफ्टर फारूक सियार्स एसेशन टू द थ्रोन। जिजिया इन्होंने ख़त्म किया, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने पिलग्रिम टैक्स भी अबॉलिश किया था, ठीक है, फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्लेसेस। मराठास के साथ इन्होंने अलायंस की, वही हमने बताया मैंने आपको, जो आपका वो ट्रीटी ऑफ 1719 ही थी। एक बार मैं देख लेता हूँ। यस, ट्रीटी ऑफ 1719 थी, वही जो शिवाजी महाराज ने ख्वाब देखा था स्वराज्य का, मराठा स्वराज्य का, वो उनको दे दिया गया उन्होंने, ठीक है ना। हमने पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। दे बिलीव दैट अलायंस विद मराठास, है ना। इन द लेटर ईयर्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन दे रीच्ड एन एग्रीमेंट विद किंग शाहू, है ना, by granting him the स्वराज्य of शिवाजी and the right to collect the चौथ and सरदेश मुखी of the 6 province। इन्होंने प्रोविंस में भी इनको अलाउ कर दिया, ठीक है ना, 6 प्रोविंसेस में अलाउ किया था, सरदेश मुखी भी और चौथ भी। डिफरेंस बता चुका मैं आपको इसके बारे में। इन रिटर्न शाहू एग्री टू सपोर्ट दम इन द दक्कन में 15,000 माउंटेड सोल्जर। तो दक्कन हो गया साउथ, तब का साउथ आप रख लो, कि 15,000 माउंटेड सोल्जर से इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये पावर शेयरिंग ही चल रही है एक हिसाब से, यू डू गुड फॉर मी आई विल डू गुड फॉर यू, है ना, ये वही चल रहा है। एंड ऑफ किंग मेकर, है ना। अब इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, अभी वो आएंगे अपने निज़ामुल मुल्क की गैंग आएगी, है ना, वही होगा, देखते हैं। इन 1720 एंटी सईद नोबल सक्सीडेड इन treacherously assassinating Hussain Ali Khan, the younger of the two brothers. Abdullah Khan turned to fight back but was defeated in Agra, ठीक है। Thus ended the domination of the Mughal Empire by the Sayyid brothers, known in the history as kingmakers। वही को जो मैं आपको बता चुका हूँ कि निज़ामुल मुल्क की गैंग ने इनको मार दिया था। फिर वो निज़ामुल मुल्क अलग चले गए 1724 में, है ना। उन्होंने अपना हैदराबाद बनाया अलग इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। और किंग मेकर्स का रोल एक हिसाब से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वही चला गया ना, हैदराबाद में चले गए वो। अब है आगे रीन ऑफ मोहम्मद शाह। अब देखिए रीन ऑफ मोहम्मद शाह, ठीक है, अर्ली लाइफ। मोहम्मद शाहज लॉन्ग रीन, इन्होंने काफ़ी, क्योंकि 18 साल में बने थे मुग़ल एम्परर, है ना, लेटर मुग़ल एम्परर बने थे। तो 1709 से लेके 1748 तक ये रहे। इन्होंने बहुत कुछ देखा, इन्होंने पहले सालों तो बहुत अय्याशी देखी, और फिर लास्ट में उनको बोलते हैं जब पाप का गड़ा भर जाता है फिर सज़ा भी भुगतनी पड़ती है ना, ठीक है। ये था इनकी रीन में था लास्ट चांस ऑफ सेविंग द मुगल एम्पायर। ये कहाँ से सेव करते, खुद को नहीं बचा पाए, प्लेजर्स के हाथ खुद को बेच दिया था इन्होंने, है ना, प्लेजर सीकिंग पर्सन। देयर वर नो क्विक चेंजेस ऑफ इम्पर्सनल अथॉरिटी एज इन द पीरियड ऑफ 1717 व्हेन ही, मतलब 1707 से लेके 1720 तक आगे लिखा हुआ है, ही निगलेक्टेड द स्टेट अफेयर्स ऑफ द स्टेट, है ना। अब क्या होता है फिर, वो हम पढ़ चुके हैं, नादिर शाह की इन्वेजन होती है 1739 में, है ना। यही लिखा हुआ है, एंड द इन्वेडर इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द मुगल एम्पर आर्मी। द एम्पर मोहम्मद शाह वॉज टेकन प्रिजनर एंड नादिर शाह मार्च्ड ऑन टू दिल्ली। सैकिंग ऑफ दिल्ली बोलते हैं इसको, मतलब काफ़ी जुल्म किए थे दिल्ली पे नादिर शाह ने, बिकॉज वो लुटेरा था, उसको क्या था, दिल्ली लूटने आया था वो। नादिर शाह's invasion inflicted immense damage on the Mughal Empire. It caused an irreparable loss of prestige and exposed the hidden weakness of the empire to the Maratha Sardars, ठीक है, and the foreign trading companies। अब जो एक हवा बना हुआ था ना मुगल एम्परर्स का,
वो नादिर शाह की इन्वेजन की वजह से ख़त्म हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी देख लिया इनमें तो दम ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो देखा ही देखा, मराठा एम्पायर ने भी देखा कि ये ख़त्म हो चुके हैं अब। तो फिर उसी वजह से मराठा एम्पायर को काफ़ी बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस में कि हम एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाएंगे और मुग़ल एम्पायर को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन 1761 में फिर होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और उनके जो इन्होंने एम रखी थी उस पर पानी फिर जाता है। ओके ओके, अब वही फॉरेन इन्वेजन्स है इसमें। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड दस गिविंग अ बिग ब्लो टू देयर एम्बिशन कंट्रोलिंग द मुगल एम्पायर एंड देयर बाय डोमिनेटिंग द कंट्री। ठीक है, वही मैं बता चुका हूँ। इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेजन, एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अब्दाली एंड द सोसाइटल इंटरनल फ्यूड्स ऑफ मुगल नॉबिलिटी, वो भी हम पढ़ चुके हैं कैसे मतलब आपस में ही लड़ रहे थे ये। द मुगल एम्पायर हैड बाई 1761 ceased to exist in practice as an all India empire. It remained merely a kingdom of Delhi. वो मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, शाह आलम सेकंड के टाइम पे। इन 1764 शाह आलम सेकंड जॉइन मीर कासिम ऑफ बंगाल। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे के लिए रख लो आप, फॉर द सेक ऑफ इट आप इसको अभी इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि आगे हमें यही पढ़ना है डिटेल में। ये पढ़ेंगे हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में। फ़िलहाल के लिए आप एक समझ आए ना आए रीडिंग मार लो एक, ठीक है। इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर जब हुई, शाह आलम सेकेंड जॉइंड मीर कासिम एंड ऑफ बंगाल, मीर कासिम बंगाल का, एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध इन डिक्लेयरिंग वॉर अपॉन द ईस्ट इंडिया कंपनी। डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ बक्सर, ही लिव्ड for several years at Allahabad as a pensioner of the East India Company. All right, I think learners यहाँ तक सफिशेंट रहेगा। यहाँ तक हमने काफ़ी पढ़ लिया, स्टोरी भी पढ़ ली और यहाँ तक पढ़ ली। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं जब पढ़ूंगा तो हम सीधा डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको वही अगले चैप्टर की स्टोरी बताऊंगा, फिर उसको यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। ऑलराइट, okay, so let's meet in the next lectures. All right, and God bless you.